हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पाथ बाय तनु। इंग्लिश पाथ बाय तनु पे एक नई माइलस्टोन, एक नई जर्नी को हम, जर्नी तो हमारी बहुत लंबी है इंग्लिश ग्रामर की, बहुत कुछ जानना है, बट उस जर्नी के जो छोटे छोटे माइलस्टोन है, जो छोटी छोटी मंजिलें हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको हम पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव में हमने पढ़ लिया, उसकी प्रैक्टिस कर ली, उसको क्लियर किया। कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, उन सबको हमने समझा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको फिर से समझेंगे। एक कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसमें कुछ ना कुछ शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो कुछ भी बनाकर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? अब नेक्स्ट है हमारा टेंस। प्रीवियस क्लासेस में आप देख चुके हैं, हमारी जो प्रीवियस क्लास थी वो टेंसेस की थी, और उसमें मैंने आपको एक क्लास में जितना फंडामेंटल, जितना इंट्रोडक्शन था कि टेंस क्या है, काल क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बताया था उसमें। अब स्टार्ट हमें करना है प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस से ही लेके पढ़ेंगे तो ये अच्छा रहेगा। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आप सब जानते हैं, सभी टेंस में 4 पार्ट होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब सिंपल टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जब हमने स्टार्ट किया है तो उसमें पहला जो टॉपिक है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको इंडिफिनिट टेंस भी कहते हैं, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी। तो आप दोनों में से किसी नाम से भी बुला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है। और अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये देखें कि टेंस में हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अफर्मेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इन सबको तो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बात किस बारे में करता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें बताता क्या है, किस बारे में बात करता है? क्या पर्टिकुलर कोई ऐसी टॉपिक्स हैं जहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट टेंस का ही यूज किया जाता है? तो बिल्कुल ऐसे कुछ टॉपिक, यानी आपके सामने देखिए 4 टॉपिक्स ऐसे लिखे हैं, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे प्रेजेंट टेंस की ही बात की जा सकती है, और वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, वहां हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। देखिए, टेंस जानना बहुत जरूरी है। जैसे किसी चीज का सेंटर होता है ना, वैसे इंग्लिश ग्रामर का सेंटर टेंस है। समझ में आई बात? चाहे आपको एकेडमिक के लिए पढ़ना हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना हो, चाहे आपको राइटिंग करनी हो, चाहे आपको स्पीकिंग करनी हो, आपको टेंस आना चाहिए। डायरेक्ट डायरेक्ट एक्टिव पैसिव तो टेंस के बिना कुछ है ही नहीं है। सबका कोर टेंस है। बिना टेंस के कोई बात ही नहीं हो सकती है, कुछ बात ही नहीं हो सकती। ग्रामर कुछ है ही नहीं है बिना टेंस के। आप अगर डायरेक्ट डायरेक्ट करने जाएंगे तो आपको टेंस चेंजिंग पढ़नी है, लीजिए टेंस चेंजिंग। एक्टिव पैसिव करने जाएंगे, आपको हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब यानी टेंस। तो यानी टेंस के बिना बात हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए मैं कहूंगी, आप किसी भी फील्ड से हैं, अगर आप मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं भी नहीं, ना तो एकेडमिक के ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो भी मैं कहूंगी कि आप टेंस जरूर पढ़िए। जो वुमेन्स हैं, जो मेल पर्सन ऐसे हैं जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, वो भी टेंस ज़रूर पढ़ें। हम टाइम पास के लिए रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, ये रील्स देखी, वो रील्स देखी, टाइम स्पेंड करते हैं। देन व्हाई शुड वी नॉट स्पेंड टाइम ऑन दिस? हमें करना चाहिए, इस पे टाइम लगाना चाहिए, टेंस सीखना चाहिए। इससे एटलीस्ट आपका कहीं और यूज़ नहीं होगा, तो आप कुछ कहीं पढ़ना हो, आपको कहीं कुछ बोलना हो, कहीं कुछ हो, तो आप यूज़ तो कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप अपने घर में लोगों को पढ़ा सकते हैं। बच्चे होते हैं, अगर मदर्स हैं, फीमेल्स हैं, अगर आप कहीं कुछ और रील्स देख रहे हैं, थोड़ा सा टेंस ही पढ़ लीजिए। और मैं कह भी नहीं रही हूँ, जिनका देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो तो नोट्स बनाएंगे, आप नोट्स भी बताइए, आप सिर्फ जितना इसमें बताया जा रहा है सिर्फ उतना देख लीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, करते रहेंगे। हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से, और उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ है, क्यों करेंगे। तो पहला, जैसे आप देख रहे हैं, हैबिट और रूटीन्स। ठीक है, जब किसी भी तरह की कोई हैबिट हो, ठीक है, किसी भी तरह की कोई हैबिट हो, किसी भी तरह की आदत हो, कोई रूटीन वर्क हो, मतलब कि हाँ ये होना ही है, ये रूटीन है, ये काम होना ही है, ये नियमित है ये काम, तो हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। समझ में आ गई बात? अब क्या है, जैसे एग्जांपल, मैंने एग्जांपल भी इसीलिए बताया ताकि समझ में आ जाए। आई वेक अप एट 6 PM, मतलब मैं 6 बजे उठता हूँ। मैंने AM के लिए PM लिख दिया है कि अब 6 बजे शाम को उठना कोई आदत नहीं है, इसको AM करूँ, मतलब 6 बजे उठने के बाद तो अच्छी आदत ही नहीं है। ठीक है, देखिए
क्या हो गया है, आई वेकअप एट 6 AM, मतलब मैं 6 बजे सुबह उठता हूँ। ये आदत है, उसकी रूटीन है, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह रोज प्रतिदिन स्कूल जाती है। ये आदत है, रूटीन है उसका, कि मतलब वो जाती ही है, वो 6 बजे उठता ही है, ये रूटीन है, हैबिट है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। सेकंड है जर्नल ट्रूथ आर फैक्ट्स, जो बात सच है। जैसे कि आप लोगों ने डायरेक्ट डायरेक्ट में पढ़ा होगा, जब डायरेक्ट डायरेक्ट में मैंने आपको मतलब टेंस चेंजिंग के लिए 4 ऐसे रूल्स बताए थे जिसमें क्या कहते हैं, टेंस चेंजिंग होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ था। तो वैसे ही जर्नल ट्रूथ एंड फैक्ट, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे आप कह रहे हैं कि सूरज पूरब में उगता है, तो जब सूरज पूरब से निकलता है, ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फैक्ट है, ट्रुथ है, ये चेंज नहीं होगा। हम ये थोड़ी कल को कहेंगे कि हम ये भी, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं बनेगा ये। हम ये थोड़ी कहेंगे कि द सन राइज्ड इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगा था, मतलब ये तो फैक्ट है ना। हाँ, अगर आप किसी और सेंस में कह रहे हैं, आप अगर ये पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कि कल सुबह सूरज जो है 4 बजे, सूर्योदय 4 बजे हुआ था, कल सूर्योदय 4 बजे उठा, तो अब यहाँ क्या है, कुछ चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि सूर्योदय का समय चेंज होता रहता है। सूरज निकलने में चेंजिंग नहीं है, ईस्ट से निकलता है, हमेशा निकलता है, अनंत काल तक निकलता था, अनंत काल तक निकलता रहेगा सूरज। कहाँ से? पूरब से, ईस्ट से। लेकिन अगर टाइम चेंजिंग है, जैसे आप लोग देखते हैं ठंडी गर्मी इन सब में सूरज का, हम लोग कहते हैं ना, आज सूर्योदय का समय अलग है, आज 4 बजे सूरज उगा है, आज 5 बजे, थोड़ा सा टाइम चेंजिंग होती है। तो वहाँ चेंजिंग हो सकती है कि कल सूरज निकला था 4 बजे, ठीक है, ये डूबने का समय ईस्ट सेट का हुआ, तो वो अलग टाइम, बताइए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। या वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, तो ये बात फैक्ट है, वो चेंजिंग नहीं होती है। वो गर्म तो किसी भी सेंटीग्रेड पे होगा, लेकिन अगर उबलने की बात है तो वो उसको बता रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब सेल्सियस होता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, पानी उबलता है। नेक्स्ट है परमानेंट सिचुएशन, कोई ऐसी स्थिति जो परमानेंट बनी है, हमेशा बनी है। ठीक है, क्या है, जो स्थिति क्या है, परमानेंट बनी है, कि वो कभी चेंज नहीं होती है। जब आपको ऐसा पता चल रहा है तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। जैसे दे लिव इन लंदन, वो लंदन में रहते हैं, मतलब अभी रह रहे हैं, आगे भी रहते हैं, ये बना हुआ है, कंटिन्यूटी है, परमानेंट सिचुएशन है, कोई चेंजिंग नहीं है। ही वर्क्स इन ए बैंक, वह एक बैंक में काम करता है, मतलब ये बना हुआ है, ये परमानेंट है, उसका बना हुआ है, अभी कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। कल को होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वो काम करता है और ये परमानेंट सिचुएशन बनी है, कहीं इसमें कोई भी डगमग नहीं है। नेक्स्ट, टाइम टेबल्स आर शेड्यूल्स, मतलब किसी चीज का टाइम टेबल, अगर किसी चीज का टाइम है कि इतने समय पे ये काम होता है, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा। जैसे स्कूल स्टार्ट्स एट 9 AM, मतलब सुबह स्कूल क्या है, स्कूल सुबह 9 बजे शुरू होता है, ये काम परमानेंट है। हाँ, कभी चेंज होगा तो अलग चीज है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में, बता, इस समय जो हमारा समय चल रहा है, वो इस समय कह रहे हैं कि इस समय स्कूल सुबह 9 बजे शुरू होता है। ठीक है, द ट्रेन लीव्स एट 8 PM, ट्रेन जो है वो रात को 8 बजे निकल जाती है, छूट जाती है, यहाँ से चली जाती है, तो क्या है, ये परमानेंट बना है। टाइमिंग बाद में चेंज होगी वो अलग है, लेकिन इस टाइम पे बात पक्की है कि इस टाइम ये सिचुएशन बनी हुई है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, इसको एक बार देख लीजिए, हमेशा क्या है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए कि हाँ, ये क्या सिचुएशन हो सकती है जब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना चाहिए। समझ में आ गई बात, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, इस तरह का कुछ नहीं है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं सिंपल, ये तो मैंने एक फैक्ट बता दिया आपको कि मतलब इस तरह से स्टार्ट होता है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जहाँ जैसे आपको पता है कि पहला सेंटेंस जो होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस और जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम कैसे चेंजिंग करेंगे। और हम यहाँ टेंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम ट्रांसलेट करते हुए चलेंगे, मतलब पहले हिंदी और फिर उसकी इंग्लिश। समझ में आ गई बात, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है हमारी। अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा नेक्स्ट है, और अब अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, कैसे हम
अगर कोई सेंटेंस हमें मिल जाए या क्या यूज होता है, कुछ नहीं कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, बट अगर आप इंग्लिश में भी कुछ लिख रहे हैं तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। पता तो सबको बहुत कुछ होता है, बट एग्जैक्ट जो रूल होता है जो आप यूज करेंगे जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए वो आपको बताएंगे, क्योंकि आपके एक SES की चेंजिंग आपके पूरे सेंटेंस को गलत कर देगी। आइए देखते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में आपको SES लिखना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव में किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। इसका आइडेंटिफिकेशन सिर्फ ये है कि अगर आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस देख रहे हैं तो वो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो पहली बात उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, और अगर ही शी इट और सिंगुलर नाउन है तो उसमें SES लगा होगा। लेकिन अगर आई वी दे और प्लूरल नाउन है तो उसमें SES नहीं लगेगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। इस चीज को एकदम क्लियर माइंड में बैठा लेना। फिर से बोल रही हूँ, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो वो अलग चीज है, वो तो पहचान पहले ही अभी बताई कि कैसे कैसे कब यूज करना चाहिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन इन एनी कंडीशन ऐसा है कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में इंग्लिश का ही सेंटेंस लिखा है समझना है, तो आप सबसे पहले याद रखें कि सब्जेक्ट लिखा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी। अगर ही शी इट सिंगुलर नाउन है तो वर्ब में SES लगा होगा, और अगर आई वी दे प्लूरल नाउन है तो SES नहीं लगा होगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर, वो डिपेंड करता है सेंटेंस है कैसा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है यस नो, मतलब ही शी इट्स और सिंगुलर नाउन के साथ SES वर्ब में जोड़ी जाती है। कहाँ जोड़ी जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ दी जाती है। लेकिन अगर नो, अगर आई वी दे और प्लूरल नाउन है तो वहां पे किसी भी तरह की SES को ऐड नहीं करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। समझ में आ गई बात? सिर्फ क्या लिख देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। 1 मिनट, एक चीज जो मिस है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वही तो मैं सोच रही थी कि यू कहाँ चला गया। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या होगा? ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES लगा देंगे, लेकिन आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, वर्ब उसमें SES नहीं लगेगा। अब SES तो लगाना है, लेकिन SES लगाएंगे कैसे? उसका क्या रूल है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि S कहाँ लगता है और ES कहाँ लगता है? ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या करेंगे आइए देखते हैं। ये 3 रूल लिख दिए हैं मैंने। इसमें मैं इस तरह से लिखती हूँ जैसे आप कॉपी में लिख रहे हैं, जैसे आपको कॉपी में करना है, नोट्स बनाना है, वो देखिए। SES रूल्स, सबसे पहले अगर कोई वर्ब है, ठीक है, अगर किसी वर्ब में SSSSHCHXOZ मतलब इस तरह का कोई भी अल्फाबेट उस वर्ब के लास्ट में के अंत में हो तो if there are any word in the last of verb then you can use ES. ओके, अगर किसी भी वर्ब की लास्ट में SSSHCHXOZ आ जाए तो आप उसके लास्ट में ES लगा देंगे। समझ में आ गई बात? उस वर्ब में ES लगा देंगे, बस ध्यान रखना कि ही शी इट और सिंगुलर नाउन होना चाहिए उसमें, तब इतना माइंड में बैठा लो। स्टेप बाय स्टेप चलो। ये है तो वर्ब में SES लगाना है। अब कैसे लगाना है ये देखना है। ये है, हाँ, तो ES लगा दो। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कॉन्सोनेंट है, मान लीजिए कोई कॉन्सोनेंट है और उसके बाद SES है, मतलब जैसे ये समझ लो, जैसे कि स्टडी, जैसे कि स्टडी। अब यहाँ क्या है? वाई है, वाई के पहले क्या आ गया? कॉन्सोनेंट। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? वाई को किस में चेंज कर देते हैं? IES में। वाई को किस में चेंज कर देते हैं? IES में। समझ में आ रही बात? वाई को इसमें चेंज कर देते हैं। जैसे फ्लाई है तो क्या हो जाएगा? फ्लाइज। समझ में आ रही बात? क्या हो जाएगा? फ्लाइज हो जाएगा। क्लियर हुआ था? मतलब कि अगर कॉन्सोनेंट आ जाए और उसके बाद वाई आ जाए, जैसे ये है, तो हम क्या करेंगे? उसके बाद वाई को हटा के IES लगा देते हैं। लेकिन अगर वोवेल आ गया, मान लीजिए वाई से पहले वोवेल आ गया, तो क्या करेंगे?
अगर y से पहले वॉवेल आ गया तो क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में s लगा देते हैं, जैसे एंजॉय। तो क्या कर देते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम y के बाद, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे कॉन्सोनेंट प्लस हो तो y को is, ठीक है, दोनों सिचुएशन में डिफरेंस है। अगर कॉन्सोनेंट के बाद y आ गया है तो y को क्या करते हैं, IES में बदल देते हैं, मतलब y हटा और उसके IES में। लेकिन वॉवेल के बाद y आया है, मान लीजिए वॉवेल है, वो वॉवेल है, उसके बाद y आया है, तो हम y के बाद s लगा देते हैं, y को यहाँ हटाते रहते हैं। इसलिए इन तीनों को बहुत अच्छे से यहाँ बैठा लेना। मैं एक बार और रिवाइज कर रही हूँ, S, SH, CH, X, O, Z। अगर किसी वर्ग के बाद ये अल्फाबेट आते हैं किसी वर्ड में लास्ट में, तो उसमें ES लिख देंगे, ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट है, मान लीजिए कोई वर्ड मिला है, उसमें लास्ट में Y लगा है और Y के जस्ट पहले वाला जो अल्फाबेट है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, उस Y को हटाकर वहां पे IES लिख देंगे। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर वॉवेल है, मान लीजिए कोई ऐसा वर्ब दी गई है जिसमें Y लगा है और Y के पहले वॉवेल आ गया है, यानी AIO, और क्या है, क्या होता है वॉवेल, पता है ना, AIEOU। अगर ये आ गया है Y से पहले, वॉवेल आ गया, तो हम Y यहाँ हटाना नहीं है, बल्कि Y के बाद सिर्फ S लगा देंगे। समझ में आ गई बात, इतना क्लियर हुआ। अब हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। इसको लिख लेना, नोट्स बना लो, ऐसे ही बहुत अच्छा रहेगा। टेंस तो बहुत जरूरी है, बहुत। अब हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम चेंज कैसे करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसे हम चेंज कर रहे हैं। अब हम इसे चेंज, आपके सामने देखिए 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं ऐसे हिंदी में, इनको हम ट्रांसलेट करेंगे। वह अपना पाठ याद करता है, तो वह जो है हमारा सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है, इसको समझ लीजिए, जो काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है, जो क्रिया कर रहा है, तो वह जो है वो याद करने का काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, अब हमें जेंडर नहीं क्लियर है, अब वह नहीं, यहाँ तो चलिए क्लियर है, वह अपना पाठ याद करता है, तो मेल है, ही लगा देंगे, सॉरी। अब हाँ देखिए, वह अपना पाठ याद करता है, ये सेंटेंस है हमारा, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो अब क्या है, याद, अब इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद करने को क्या कहते हैं, लर्न। अब लर्न के बाद क्या लगेगा, एस लगेगा, ES लगेगा। अब ये सोचिए, जो हमने रूल पढ़े हैं उसमें एन तो कहीं आया नहीं था, तो एस लगने का चांस नहीं है। ऐसे हम लोग क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। कॉन्सोनेंट पहले देखो, अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई है तो यहाँ ये भी सिचुएशन नहीं है। वॉवेल प्लस वाई हो, वो भी सिचुएशन नहीं है, यानी यहाँ पे हम सिर्फ सीधे क्या लगा देंगे, एस। ही लर्न्स, अपना पाठ यानी ही लर्न्स हिज लेसन्स। लेसन्स नहीं करेंगे क्योंकि कई हैं, ठीक है। ही लर्न्स हिज लेसन, अपना पाठ, एक ही पाठ की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हम हॉकी खेलते हैं, तो हम खेलने का काम कर, हम यानी वी। खेलने को क्या कहते हैं, प्ले, तो प्ले के साथ क्या लगेगा, SES नहीं लगेगा क्योंकि वी लगा हुआ है, ठीक है। वी प्ले हॉकी। समझ में आ गई बात, ट्रांसलेशन को समझना अच्छे से। हम क्या है, कौन खेल रहा है, हम, तो हम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, वी लगा दिया। वी के साथ SES वर्ब में लगती नहीं है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ लिख दी। खेलने की बात जो हो रही है अदर में आ गया, हॉकी लिख दिया। समझ में आ गई। नेक्स्ट, तुम एक पत्र लिखते हो, तो क्या हो जाएगा, लिखते हो, ता है ती है जो ये भी एक माना जाता है, तो क्या हो जाएगा, तुम एक पत्र लिखते हो, तो यू। अब SES का कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यू राइट ए लेटर। समझ में आई बात, इतना क्लियर हुआ। देखिए अगर आप सिंपल से चलेंगे, अगर सिंपल सेंटेंस से चलेंगे, मतलब सिंपल से मतलब
छोटे छोटे साधारण वाक्यों से शुरू करेंगे, तब आप जाके बड़े सेंटेंस बना पाएंगे, उनको ट्रांसलेट कर पाएंगे। समझ में आ गई बात। और इंग्लिश स्पीकिंग में भी ये जरूरी नहीं कि पहले एकदम हाई फाई पहुंच जाओ, नहीं, अगर नहीं आता है बिल्कुल इंग्लिश बोलने तो एकदम मतलब एकदम से आराम से पहले एक सिंपल सिंपल सेंटेंस बोलना शुरू कीजिए, उसके बाद फिर वो अपने आप आ जाएगा, वो हो जाएगा अपने आप, ठीक है। लेकिन पहले स्टार्टिंग करते हैं कि वह अपना पाठ याद करता है, ही लर्न्स हिज लेसन। हम हॉकी खेलते हैं, वी प्ले हॉकी, क्योंकि वी लगा है तो एस ई एस लगेगा नहीं। तुम एक पत्र लिखते हो, यानी यू राइट ए लेटर। समझ में आ गई बात। अब अफर्मेटिव हमने कर लिया, तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो आइए निगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, और ये जो नेक्स्ट हमारा ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस। आ जाइए, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट लगेगा, डू डस का यूज होगा, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, अदर, मतलब अगर ये चीजें होती हैं अदर में तो, अदरवाइज डू डस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डू डस का यूज करेंगे कैसे। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे मैंने बना दिया है, डू जो है आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग हम करते हैं। डज का यूज हमेशा हम ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। समझ में आ गई बात। और जो एक यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप देखेंगे, नो यूज ऑफ एस ई एस, मतलब वर्ब में हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, वर्ब में एस ई एस लगा रहे थे, बट जब डू डज लग जाता है ना तो हम एस ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब वर्ब लग जाएगा तो हम एस ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। अब करते हैं, हम अपनी किताबें पढ़ते हैं, तो हम यानी कई लोग हैं यहाँ पे, वी पढ़ना, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते, तो वो वी क्या होगा, नहीं पढ़ने के लिए क्या, डू डज में क्या लगेगा, आपको पता है डू लगेगा, वी डू नॉट रीड हमारी अपनी किताबें, यानी वी अपने वालों के लिए, तो अपने के लिए वी के साथ क्या यूज होगा, आवर। बुक्स, किताबें हैं तो बुक्स, वी डू नॉट रीड आवर बुक्स। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो क्या होगा, वह ही हो जाएगा, बोलता है मतलब पता चल रहा है मेल है, ही। कभी नहीं के लिए यूज होता है नेवर, ही नेवर टेल। अब देखिए, झूठ बोलने के में टेल यूज होता है, अगर सच बोलने की बात होगी तो स्पीक यूज होगा। इस डिफरेंस को समझिएगा, एक ग्रामेटिकल रूल है। समझ में आ गई बात। अगर सच बोलने की बात है तो स्पीक ट्रुथ होगा, लेकिन अगर झूठ बोलने की बात है तो टेल अ लाई होगा, टेल अ लाई। समझ में आ गई बात। वी डू नॉट रीड अवर बुक्स, ही नेवर टेल अ लाई। ठीक है, ये समझ में आया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए हम करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है दो टाइप के होते हैं, अभी हम आपको बताते हैं, एक एक टाइप करके मैं बताती हूँ और उसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं और अपने टेंस को अपग्रेड करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, इंट्रोगेटिव। अब ये जो इंट्रोगेटिव है ना, ये भी टू टाइप्स के होते हैं। आपको पता ही है कि इंट्रोगेटिव भी क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव बता रही हूं मैं, वेट। अब देखिए ये क्या है, मैं फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव आपको बता रही हूँ, जिसमें सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, क्या से। इस चीज को समझिएगा, जब आपका क्वेश्चन वर्ड हिंदी जैसे है, इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है ये पहले आए, क्या, किसे, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये जब शुरुआत में आए, स्टार्टिंग में रहे, तब हम उसे ए टाइप के इंट्रोगेटिव रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यानी जो भी टेंस है उसकी हेल्प में, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इंट्रोगेटिव है, तो हमने डू डस पहले लगा देंगे, जो भी रूल होगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर, और फिर लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पार्ट है इसका, वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। वो नहीं भूलना है, वरना फिर वो इंट्रोगेटिव रहेगा ही नहीं। तो पहले ध्यान देना है, अगर हमें ट्रांसलेशन करना है
या फिर मान लीजिए कोई सेंटेंस इंग्लिश में लिखा भी है, तो जब उसको हम प्रोनाउंस करें, मतलब कि उसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब डू डज पहले लगी हुई है, तो यानी हम उसको हिंदी में भी बोलेंगे तो पहले क्वेश्चन वर्ड से शुरू करेंगे। समझ में आ रही बात? कैसे चेंज होगा फिर मैं बताती हूँ इसको। देखिए, क्या मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, मतलब क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्नवाचक शब्द है वो पहले आया है। क्या मैं तुम्हें एक पेन देता हूँ, कब तुम वहां जाओगे, क्या तुम वहां जाओगे, ऐसे मतलब कुछ भी अगर ऐसा वर्ड है क्वेश्चन का वो पहले आया है तो हम उसके लिए ये रूल यूज करेंगे। अब हम पहले डू डज लगाना है तो पहले हमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक कलम देता हूँ, देने का काम कौन कर रहा है? मैं, यानी ये कौन है? आई। आई के साथ डू डज में से क्या लगता है? डू आई, देना क्या होता है? गिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे। डू आई गिव, अब क्या है? मैं देता, किसे? तुम्हें, यू। यू क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यू की, तो यू ही यूज होगा। डू आई गिव यू, डू आई गिव यू अ पेन। समझ में आ गई बात? समझ में? डू आई गिव यू अ पेन। अगर मान लीजिए कहीं पे यही लिखा हो, सिर्फ मान लीजिए हिंदी ना लिखी हो, लिखा हो डू आई गिव यू अ पेन, जब आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है, डू डज है, तो आप समझ जाएंगे ना। आप ये थोड़ी पूछे कि मैं तुम्हें क्या एक पेन देता हूँ, फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए जानना जरूरी है, इससे इसको जानना जरूरी है, इससे इसको जानना जरूरी है। समझ में आए? आप हिंदी टू इंग्लिश तो जानिए ही, लेकिन इंग्लिश टू हिंदी भी जानिए। अगर आपके सामने लिखा है डू आई गिव यू अ पेन और कहें कि ट्रांसलेट, तो आप कैसे समझेंगे क्या बात कही जा रही है? तो यहाँ ये कहा जा रहा है, क्या क्या मैं तुम्हें, आई, क्या मैं तुम्हें एक पेन देता हूँ, यहाँ ये पूछा जा रहा है। अगर डू बीच, अगर ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड यहाँ होगा तो अगर ये चीज बीच में होती है, मैं तुम्हें क्या एक पेन देता हूँ, तो फिर वो है, फिर उसका अलग रूल है, वो बी टाइप वाला इंट्रोगेटिव है, उसको भी हम करेंगे, मैं बताऊंगी वो कैसे होता है, ठीक है। लेकिन ये यहां से होगा कि अगर डू पहले आ गया है, हेल्पिंग वर्ब डू डज लगा दी गई है और फिर ऐसे क्वेश्चन वर्ड बनाए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या वर्ड पहले यूज करना है। ये ए टाइप वाला इंट्रोगेटिव है। समझ में आ गई बात? अब देखिए, क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, तो क्या वह है, लिखती है, शी है, तो शी के साथ डज लगेगा, ये हमें पता ही है। डज शी, 1 मिनट, डज शी, क्या नहीं, अब देखिए नहीं आ गया है। अब आपको मैं बता दूं, अगर नॉट आ जाए तब क्या करेंगे? नॉट की स्थिति में सिर्फ क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। डज शी नॉट राइट, वर्ब की राइट, राइट, एक लेटर की बात है तो अ लेटर, लेटर, ठीक है। डज शी नॉट राइट अ लेटर। ठीक, समझ में आ गई बात? इतना क्लियर हुआ? अगर नॉट आता है किसी कंडीशन में तो बस हम सब्जेक्ट के बाद उस नॉट को लिख देंगे। ये समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? अच्छे से इसको समझ लीजिए, कर लीजिए। और अब हम करेंगे बी टाइप का इंट्रोगेटिव, वो इंट्रोगेटिव जहां पे हम पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, ये हम पहले लिखेंगे, उसको हम करेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए पहले हम करते हैं इसको। नेक्स्ट, ओके, तो अब जो है, अब देखिए, अब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी टाइप, मतलब अगर एक ऐसा इंट्रोगेटिव आ जाए हमें करने को जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया हुआ है, तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? या फिर अगर आपको अभी देखिए, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। अगर वैसा इंट्रोगेटिव आ जाए तो हम उसको उसको कैसे रिवर्स करेंगे, ठीक है, उसको हम कैसे करेंगे? 1 मिनट, ठीक है। तो इसमें अब हम देखेंगे, मान लीजिए जैसे अगर ऐसा है सेंटेंस में कि बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, या फिर अभी देखिए हम ट्रांसलेट करेंगे, देखिए दोनों चीज आनी चाहिए। टेंस पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आए, टेंस पढ़ने का मतलब ये भी है, क्योंकि देखिए वी आर इंडियन, हमारा तो अलग ग्रामेटिकल पोर्शन है, अलग तरह का। जो फॉरेनर्स होते हैं वो उनकी अपब्रिंगिंग ही हुई है इस तरह से। अब हम जब हम बॉर्न हुए तो हमने अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलनी शुरू की, हमने हिंदी बोली। आप कहीं साउथ से हैं तो कन्नड़ बोल रहे हैं, तमिल बोल रहे हैं, कहीं कहीं देश के कहीं और भाग से हैं आप,
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से तो आपकी अलग लैंग्वेज है, पश्चिम बंगाल से है तो आपकी बंगाली लैंग्वेज है, क्योंकि आप जब पैदा हुए तो आपने वही बोलना सीखा, आपके आसपास वही लोग बोल रहे हैं। अब मान लीजिए कहीं पे कोई ऐसा इंसान है जो बच्चा जैसे जन्म हुआ वो चारों तरफ सिर्फ इंग्लिश ही लोग बोले हैं, जाहिर सी बात है वो इंग्लिश ही बोलना शुरू करेगा। तो इसलिए लेकिन हमारे साथ ऐसा कॉन्सेप्ट कम है, भाई कुछ घरों में है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर नहीं हमारे साथ ऐसा तो हमें अब आज समझना पड़ेगा, आगे जाके सबको समझना पड़ता है, जो इंग्लिश के साथ बॉर्न भी हुए हैं ना, उनको भी हिंदी आना आज बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो हिंदी सही से बोल ही नहीं पाते हैं, हिंदी प्रोनंसिएशन ही उनका सही नहीं है, तो फिर वो तो अलग ही लेवल हो जाता है। फिलहाल जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये है कि आप हिंदी टू इंग्लिश तो समझिए, इंग्लिश टू हिंदी भी बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि वो समझना बहुत ज़रूरी है, जो एकेडमिक पढ़ रहे हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए वह स्कूल कब जाता है, अब आपको पता है ये बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड, तो हमें क्या चेंजिंग करनी है, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे, जो WH यानी जो क्वेश्चन वर्ड है, और फिर जितना कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा वही है, कौन सा है, ए टाइप के इंट्रोगेटिव का है, पूरा किसका है, ए टाइप के इंट्रोगेटिव, मतलब अगर ए टाइप का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखिए वह स्कूल कब जाता है, तो कब के लिए क्या होगा, व्हेन। कब के लिए क्या यूज होगा, व्हेन, व्हेन। अब इसके साथ डू डज लगाएंगे, ठीक है, डू डज। अब डू और डज में देखिए क्या लगेगा, वहां स्कूल है, वहां ही है, तो यानी ही के साथ क्या लगता है, डज, ही, व्हेन डज ही जाता है, क्या होगा, गो, ही गो टू, गो स्कूल नहीं होगा, उसको एक साथ लाने के लिए हमें टू लगाना पड़ेगा। व्हेन डज ही गो टू स्कूल, समझ में आ गई बात, व्हेन डज ही गो टू स्कूल मतलब वह स्कूल कब जाता है। अब जब आप मान लीजिए हिंदी नहीं देखी आपने, आपके सामने ये लिख दिया जाए व्हेन डज ही गो टू स्कूल, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसे, व्हेन हो जाएगा, ठीक है, कैसे करेंगे, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, तो आपको पता है व्हेन मतलब तो कब होता है। अब जब क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा है यानी इसका हिंदी ट्रांसलेशन में क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, तो आप क्या करेंगे, ही गो टू स्कूल, वह स्कूल, और डज लगा है इसका मतलब प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो तातेती हो जाएगी, यानी वह स्कूल जाता है, लेकिन यहाँ व्हेन लगा है तो यानी कब, वह स्कूल कब जाता है। आप कुछ ऐसा ही तो करेंगे, जो नए लोग ऐसा ही तो करना पड़ेगा, कुछ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, मतलब स्टार्टिंग बता दी, जो पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है तुम्हारे घर वह क्यों आता है, तो क्योंकि क्या होगी, वाई, आने की क्या वह, यानी तुम्हारे घर वह आने का काम किसका है, वह का, तो वह क्या है, ही हो जाएगा, तो ही के साथ क्या लगेगा, डज, वाई डज ही कम, आता है यानी कम, वाई डज ही कम टू, तुम्हारे घर यानी योर हाउस, वाई डज ही कम टू योर हाउस, समझ में आ गई बात थी, वाई डज ही कम टू योर हाउस, 1 मिनट, ठीक है। तो ये चेंजिंग हो गई। अगर मान लीजिए इसमें निगेटिव आ जाता है किसी वजह से, जैसे वह स्कूल कब नहीं जाता है, तो व्हेन डज ही नॉट, अगर वह स्कूल कब नहीं जाता है, नहीं अगर आ जाता है तो नॉट लगा देंगे आप यहाँ पे। अगर ये तुम्हारे घर वह क्यों नहीं आता है, तो वाई डज ही नॉट कम टू योर हाउस, समझ में आ गई बात। अगर नॉट आ जाए तो क्या करेंगे, अगर नॉट नहीं है तो क्या करेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। समझ में आया आपको, इतना समझ में आया। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, इनको कर लीजिएगा, ताकि इनको ट्रांसलेट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैं कुछ आपको दे रही हूँ होमवर्क, उसको करिए, ठीक है, ओके ठीक है। अब देखिए आपको दिख रहा है ये होमवर्क मैं जो आपको दे रही हूँ, होमवर्क बहुत ज्यादा नेसेसरी है, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप नहीं करेंगे, अगर इसके पे सिर्फ 5 सेंटेंस हैं और कुछ नहीं है, इनको आपको ट्रांसलेट करना है, और इसमें कुछ एक नया रूल है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए मैंने आपको दिया कि आप करें और सीखें, ट्रांसलेशन इज मस्ट, ठीक है। देखिए पहला क्या है, मेरे भाई प्रतिदिन सिनेमा, 1 मिनट,
शायद माइंड में कुछ और चल रहा होगा और मैंने लिख कुछ और दिया, इसीलिए दोबारा पढ़ दे रही। मेरा भाई प्रतिदिन सिनेमा जाता है। सेकंड, वह अपने मित्र को प्यार नहीं करता है। थर्ड, क्या वह अपनी माता के साथ दिल्ली जाती है। फोर्थ, रवि का भाई तुमको गाली क्यों नहीं देता है। फिफ्थ, किताब कौन पसंद करता है। इनको बनाइए। एक चीज और है, क्योंकि कौन वर्ड आया है, कौन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। इसलिए आपको मैं यहाँ पे एक रूल बता दूं कि जब आप हु का यूज यहाँ करेंगे क्वेश्चन मार्क में, तो आप डू डस का यूज नहीं करेंगे। ये रूल है। डू नॉट यूज डू डस विथ हु के साथ डू डस का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, डू डस का यूज नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दे रही हूँ कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन आ रहा है और हु लगाएंगे हम कौन के लिए, तो हम डू डस का यूज नहीं करेंगे। अब जब डू डस का यूज नहीं हो रहा है तो हम वर्ब में एस का यूज करेंगे। समझ में आ गई बात। तो ठीक है, अब इसको करिए और जैसा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इसको बना के मुझे सेंड करिए। आप कमेंट में जरूर भेजिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो, सिंपल प्रेजेंट, हाँ, तो अब नेक्स्ट क्लास तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आज हमने पढ़ा है, नेक्स्ट हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की होगी। तो बी प्रिपेयर, जिनको आता है वो पढ़ ले दोबारा, जिनको नहीं आता है नो प्रॉब्लम, आई एम हियर फॉर यू। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, और शेयर जरूर करें क्योंकि टेंस सबको पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच।